ब्रिटिश इंडिया के समय ब्रिटिशर्स के लिए ट्रंप का इक्का थे सार्जेंट मेजर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने एक दो नहीं 4 युद्धों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इस फोटो के अंदर बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं बिना खड़क बिना ढाल लिए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई थी। हमारी आजादी के अंदर कितना बड़ा योगदान था महात्मा गांधी जी का, और क्या सही में केवल और केवल उनकी वजह से ही आजादी मिली थी जैसा कि हमें हमेशा पढ़ाया गया है, या फिर इसके अंदर कुछ और भी कारण शामिल थे? आज के कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने 200 सालों के अंदर 45 ट्रिलियन डॉलर्स यहां से लूट खसोट करी थी, मगर आखिरकार उन्हें यहां से जाना पड़ा था। एक छोटा सा सवाल सभी के दिमाग में आता है कि इंडिया को तो नॉन वायलेंस की वजह से आजादी मिल गई थी, मगर ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन कंट्रीज के अंदर आखिर ब्रिटिशर्स ने क्यों छोड़ा? वहां पर तो गांधी जी का कोई प्रभाव तक नहीं था। शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि इंडिया को 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना लिया गया था, यानी कि उस समय ही आजादी आपको मिल जानी चाहिए थी। दूसरी बात, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में यह लिखी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार यानी कि बायकॉट सबसे पहले राम सिंह जी ने शुरू किया था, जो कि सिखों के एक आध्यात्मिक गुरु थे। ये मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स के लिए छोटी मोटी बात थी, उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसके बाद में भी हमें आजादी मिली और उसके अंदर कई फैक्टर्स शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिश को बहुत बड़ा धक्का लगा था, उनकी हालत खराब हो गई थी। यहां पर आप ये बात समझिए कि दूसरे देशों को संभालने के लिए भी आर्मी चाहिए, अपना घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, और ब्रिटिशर्स जो एक समय में परम ताकतवर थे, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 55% जीडीपी पूरे ब्रिटिशर्स की बर्बाद हो चुकी थी, वॉर में लग चुकी थी, और वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे। हिस्ट्री के अंदर आपको हमेशा दिखाई देगा कोई भी एम्पायर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, गलतियां करता है, और उसके बाद में उसको खत्म हो जाना होता है। ब्रिटेन का एक्सपोर्ट खत्म हो चुका था और 5 गुना से भी ज्यादा वो इंपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा भी 14 लाख सैनिक ऐसे थे जिनको उन्हें मेंटेन करना था, पेंशन देनी थी, मेडिकल रख रखाव करना था। 6 साल के सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन पूरी तरह तबाह हो गया। उसको तबाह करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ हिटलर का रहा, क्योंकि जर्मनी ही सबसे ज्यादा नजदीक यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन के नजदीक थी। ऐसी खराब हालत के बीच में एंग्लो अमेरिकन लोन एग्रीमेंट होता है, और इस लोन एग्रीमेंट के अंदर ब्रिटेन को वो सब झेलना पड़ता है जो उसने सोचा नहीं था। सबसे मजेदार बात आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ में मिलकर ब्रिटेन और जो एलाइज थे, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था, उसके सामने बाकी सब ने सरेंडर कर दिया था। अब इन सब के अंदर अमेरिका ने बहुत सारा पैसा अलग अलग कंट्रीज से लिया और थोड़ा बहुत ब्रिटेन को भी मिला, मगर ब्रिटेन ने ज्यादा खर्चा कर दिया था, इतना ज्यादा खर्चा कर दिया था कि अब वो उसको झेल ही नहीं सकता था, इसलिए उसको उधारी लेनी पड़ी अमेरिका और कनाडा से। उसने सोचा कि ये जो उधारी है ये अमेरिका माफ कर देगा या फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा, मगर अमेरिका और कनाडा तो ब्रिटेन के भी गुरु निकले। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका से 4.33 बिलियन डॉलर्स लेने पड़े ब्रिटेन को, और साथ ही में कनाडा से भी 1.19 बिलियन डॉलर्स लेने पड़े 1946 में, जिसके ऊपर 2% ब्याज भी देना पड़ा। आज के समय के हिसाब से वो बहुत ही बड़ा अमाउंट था। ₹1 के अंदर उस समय पूरे घर का खर्च महीने भर का निकल जाया करता था, और वहां पर इतने बिलियन डॉलर्स का कर्जा ब्रिटेन के ऊपर चढ़ चुका था। तो 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर बनता है, जिसके ऊपर इंडिया की तरफ से जयपुर के प्रधानमंत्री साइन करके जाते हैं, और दल के मुखिया सर आर्कट रामास्वामी मुदलियर होते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको यूनाइटेड नेशन की फोटो आर्काइव्स के अंदर दिख जाएगा। जो गोले लगा रखे हैं वो सभी के सभी इंडियंस हैं, इनमें कोई भी ब्रिटिशर नहीं है। क्या सही में 1945 के अंदर ही गांधी जी की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद कर दिया था, और 1947 के अंदर जाकर हमें आजादी मिली थी? 1946 की एक और फोटो वहां पर मौजूद है, जहां पर हंसा जीवराज मेहता की फोटो है, और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक सब कमीशन जो कि स्टेटस ऑफ वुमेन की है, वहां का रिप्रेजेंटेशन एक भारतीय महिला के द्वारा दिखाया जाता है। 14 मई 1946 की बात हो रही है, और वहां पर ये जो भारतीय महिला हैं, ये ही इंडिया का फ्लैग लेकर आती हैं। जो पहली बार फ्लैग जो फहराया जाता है 1947 के अंदर, वो यही महिला लेके आती हैं। 15 अगस्त 1947 में हंसा जीवराज मेहता ने ही मिडनाइट के बाद में पूरे देश की महिलाओं की तरफ से सबसे पहला नेशनल
नेशनल फ्लैग असेंबली को दिया था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर फहराया गया था। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1945 के अंदर ही यूनाइटेड नेशन का जो एग्जिस्टेंस आया था, उसी समय ब्रिटिशर्स यहां से जाने वाले हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारी ऑब्लिगेशन आ गई थी। उसके अंदर भी गांधी जी का कुछ ना कुछ योगदान है, जिसको हम अभी जानेंगे। तो देखिए, ये 4 मेडल्स जो महात्मा गांधी जी को दिए गए थे, वो उनकी वॉर सर्विसेज के लिए ब्रिटिशर्स ने दिए थे। 2 मेडल बोर वॉर के लिए और 2 जुलू वॉर के लिए। जुलू आदिवासियों की यह तस्वीर है, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने बंदूकों से अपनी बहादुरी दिखाई थी, जिनके पास में कुछ था ही नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी जी की शुरुआत बॉम्बे से हुई थी। जब वो पढ़कर लंदन से आ गए थे, बॉम्बे के अंदर उन्होंने काम किया। 100 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से उनको कुछ तनख्वाह मिलती थी, जो कि काफी नहीं थी। वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पर उनकी तनख्वाह काफी ज्यादा बढ़ाई गई। इंडियन फर्म की तरफ से उनको 3 साल का डेपुटेशन मिला। अब क्योंकि वहां पर महात्मा गांधी अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन समझा करते थे, इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इसलिए महात्मा गांधी अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन समझते हुए, यह भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है कि मेरा दिल तो जुलू आदिवासियों के साथ है, मगर मेरी वफादारी ब्रिटिशर्स के साथ है। पहला वॉर 1899 के अंदर लड़ा गया, जहां पर सोने की खदानें ही उस युद्ध का कारण थी। और इसी युद्ध के अंदर महात्मा गांधी की सर्विसेज के लिए उन्हें लेफ्ट वाले ये 2 मेडल्स प्रोवाइड किए गए। गांधी जी ने उस युद्ध के अंदर किसी को मारा नहीं था, वो मेडिकल सर्विसेज के अंदर थे, मेडिकल सेवाएं प्रोवाइड कर रहे थे। 7 साल बाद दूसरा युद्ध होता है ब्रिटिशर्स का, और इस बार हीरे की खदानें उसका कारण बनती हैं। और गांधी जी ने उस युद्ध के अंदर जो अपनी सर्विसेज दी थी, उसी के लिए उनको ये दोनों मेडल्स मिले थे। दूसरे वॉर के अंदर भी गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का साथ जरूर दिया था, मगर उन्होंने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। अफ्रीका वाले समय से निकलकर इंडिया वाले समय में आते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की बात समझ लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गांधी जी की जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, वो ब्रिटिशर्स के प्रति थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन ही थे। तो जब ये दोनों के दोनों वॉर्स हुए, उस समय गांधी जी की मदद से बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश सेनाओं के अंदर भर्ती हुए, और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो 10 गुना तक बढ़ी। इसी का फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ, शुरुआती फायदा हुआ, मगर बाद में उनको इसी चीज का नुकसान भी हुआ। नुकसान ऐसे कि ब्रिटिशर्स अपनी सेनाओं को बहुत डिसिप्लिन में रखा करते थे, उनका ख्याल भी रखा करते थे, कुछ को पेंशन भी दिया करते थे, और साथ ही के अंदर उनकी मेडिकल सप्लाईज वगैरह के ऊपर भी खर्चा किया करते थे। यहां पर एक और बात है जिसके ऊपर कहीं पर डिस्कशन नहीं मिलता, कि जब 1857 का क्रांति हुई थी, उस समय के बाद में ब्रिटिश ने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। जो प्रोविंशियल फोर्सेस थी, जहां पर इंडियंस ज्यादा थे, उनको कम से कम कर दिया था। फायर आर्म्स इंडियंस को नहीं दिया करते थे, यानी कि इंडियंस अब विद्रोह करें, इसकी संभावनाएं कम से कम हो गई थी। गांधी जी की वजह से इंडियंस फौज के अंदर गए, और 10 गुना तक ब्रिटिश आर्मी की उन्होंने जनसंख्या बढ़ाई। गांधी जी खुद ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, और मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, उनको राइफल चलानी आएगी, तो फ्यूचर के अंदर कैसे ना कैसे इंडियंस भी ऐसी स्थिति में दोबारा शायद आ पाए कि वो विद्रोह कर पाए या नहीं कर पाए। ये एक बहुत ही दूरगामी प्लान था, जिसके बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता है। ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से पस्त हो गया था, और यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आ गया था। 1942 से ही यह बात तकरीबन फाइनल हो रही थी कि अब ब्रिटिशर्स जैसा पहले बिहेव करते थे, वैसा नहीं कर पाएंगे। और 3 साल बाद, यानी कि 1945 के अंदर, यहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन 50 कंट्रीज का हो चुका था। इसका मतलब अब सिक्योरिटी काउंसिल, मानवाधिकार, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब मुद्दे सामने आने वाले थे, और ब्रिटिशर्स वैसा बिहेव नहीं कर सकते थे पहला जैसे वो मनचाहा किया करते थे। तो अब उनको जो करना था वो ऐसा करना था जिसके ऊपर दूसरे आपत्ति ना करें, और मानवता के वो दुश्मन नहीं समझे जाएं। दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने एक समय पर कब्जा किया था, जुल्मों से तम ढाए थे। इसीलिए अमेरिका ने भी मौका मिलते ही ब्रिटिशर्स को जो पैसा ऐसे ही दे देना चाहिए था, उसके बजाय लोन दे दिया। एक समय तक पूरे विश्व के ऊपर राज करने वालों के ऊपर लोन आ गया था, मतलब उधारी चढ़ गई थी, उसके ऊपर से उनको ब्याज भी देना था, और साथ ही के अंदर यूनाइटेड नेशन की नजरों के अंदर भी बने रहना था। इस करके इंडिया को उन्होंने पहले से ही फ्री करने का सोच रखा था। और साथ ही के अंदर यहां पर अगर गांधी जी की मुहिम को अगर आप देखा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के अंदर उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, जहां पर पहले 2 लाख से भी कम की आर्मी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत होने से पहले इंडिया की तरफ से। वहीं पर वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 20 लाख की आर्मी इंडियंस की बन गई थी। यह आर्मी के अंदर से ही आजाद हिंद फौज के लिए भी रास्ता साफ हुआ था। इन सब चीजों को आपस में रिलेट करके देखा जाना चाहिए। और यह सारी की सारी स्ट्रेटेजी इतनी सटीक थी कि अमित शाह जी जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, जो गांधी जैसा दिखना भी चाहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि गांधी जी एक चतुर बनिया थे।
थे, और कहीं भी क्यों नहीं, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, इसके लिए उनको बधाई देनी ही चाहिए। आज के समय में गांधी जी के लिए दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं मौजूद हैं, एक जो उनसे काफी नफरत करते हैं, एक उनसे बहुत प्रेम करते हैं। गांधी जी खुद ये चाहते थे कि उनको जो भी जानने की कोशिश करे वो भयंकर नफरत से शुरुआत करे, क्योंकि अगर आप नफरत लेकर भी गांधी जी को समझने की कोशिश करेंगे तो जितना ज्यादा गांधी जी के बारे में जानते जाएंगे आपके अंदर की नफरत खत्म होती जाएगी। और यही एक ऐसी चीज थी जो गांधी जी को असाधारण बनाती थी। एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने भी उतनी ही महानता का काम किया था जितना किसी भी अन्य स्वतंत्रता सेनानी में। इनमें से कोई भी कम महान या ज्यादा महान नहीं है, ये सभी महान हैं, और इन सबसे ज्यादा महान है हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।